तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है। बता लीजिए बेटा फटाफट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ये फोर्स नहीं है, बट इट इज़ समहाउ इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये कोई फोर्स नहीं है बल्कि एक इक्विवेलेंस है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। या हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इसको फिजिकल वे में समझते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो देखिए, मेरे पास एक बैटरी है, ये उसके दो टर्मिनल हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या भरा हुआ है? इसके बीच में भरा है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? एक फोर्स जनरेट होता है यहाँ पे, जिसको हम Fn या Fc कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड फोर्स होता है और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई लेना देना नहीं होता, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। यहाँ बोर्ड पे देखो बेटा, तो ये जो फोर्स है Fn, ये केमिकल रिएक्शन से बेस्ड है फोर्स, एंड इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। इसका नेचर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अब इसका काम क्या होता है कि इसमें जो प्लस के चार्ज हैं, किसके चार्ज हैं? प्लस के जो आयंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस ही होंगे, उनको ये पुश करेगा से इसकी तरफ। जो ही नहीं है इधर करे, इधर भी कर सकता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं इसको, ये इधर पुश करेगा। किसकी तरफ? प्लेट ए की तरफ। किसकी तरफ पुश करेगा? प्लेट ए की तरफ। तो जितने प्लस चार्ज हैं या प्लस आयंस हैं, उनको ये प्लेट ए की तरफ पुश करेगा। ठीक है, और जो माइनस के आयंस हैं, जो नेगेटिव आयंस हैं, अनायंस हैं, उनको किधर पुश करेगा? प्लेट बी की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे प्लस चार्ज का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, यानी प्लस चार्ज जमा होने शुरू हो जाएंगे। और वहीं पर कंपैरिजन में यहाँ पे कैसे चार्ज जमा होने शुरू हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी आपकी। धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, इसका पोटेंशियल क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। और ये किसके कारण हो रहा है? ये जो फोर्स है, जो कि केमिकल बेस्ड फोर्स है, ये आयंस को या चार्जेस को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। अब ये अपना काम करता रहेगा फोर्स। ये फोर्स क्या करता रहेगा? काम करता रहेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ गए, इसकी वजह से इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा? पता है ना कहाँ से कहाँ जाता है? कहाँ से कहाँ जाता है बेटा? प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके ऊपर? चार्जेस के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? Fe। और इन चार्जेस को इधर जाने से क्या करेगा? रोकेगा। आपको पता है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। किधर होगा? तो जो Fe है, Fn इस प्लस चार्ज को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि Fe इस प्लस चार्ज को किधर पुश करने की कोशिश करेगा? प्लेट बी की तरफ। किधर पुश करने की कोशिश करेगा? प्लेट बी की तरफ। अभी भी Fn की वैल्यू ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है, तो वो पुश करता रहेगा इधर। ये भी अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी फिर? Fe की वैल्यू बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। और आपका जो चार्ज फ्लो है या चार्ज एक्यूमुलेशन है वो रुक जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। Fn एक केमिकल बेस्ड फोर्स है जो आयंस को पुश करता है। प्लस आयन को पुश करेगा प्लेट ए की तरफ, माइनस आयन को पुश करेगा प्लेट बी की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे, यहाँ पे क्या? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या होता रहेगा? लो होता रहेगा। साथ के साथ एक लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस प्लस के ऊपर, प्लस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा। किधर लगाएगा? पता है ना पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसको? किधर लगता है? डायरेक्शन की तरफ ही लगता है। तो ये Fn जो है वो इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। Fe जो है, जो इसके कारण लग रहा है, वो चार्ज को उधर ले जाने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग में Fn की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंसिक्वेंटली ये चार्जेस इधर पुश होते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो Fe की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा
कि आपका FN और FE क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस केस में आपका फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाएगा, एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, और इसका पोटेंशियल अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा और इसका पोटेंशियल अपने लोएस्ट लेवल पे होगा, और उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही कहलाता है आपका क्या, EMF। समझ गए? सो EMF, तो EMF क्या है तो समझते हैं। सपोज इनके बीच का गैप जो है वो D है और प्लस Q चार्ज को पुश करने में FN ने W वर्क किया। कितना वर्क किया, W। सपोज वर्क डन बाय FN, FN है केमिकल रिएक्शन बेस्ड फोर्स, केमिकल रिएक्शन बेस्ड फोर्स। सो सपोज वर्क डन बाय FN डिस्प्लेसिंग प्लस Q चार्ज थ्रू D, तो कितना हो जाएगा वर्क बराबर हो जाएगा FN इंटू D। कितना हो जाएगा, FN इंटू D। देन EMF ऑफ दिस सोर्स, जो बैटरी है, विल बी वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को उसने पुश किया है। ठीक है, FN/D अपॉन में Q। और Q की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, कितनी हो जाए, 1 कूलम, तो EMF किसके बराबर हो जाएगा, W। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है, EMF of a source is the amount of work done by the source to push the charge of 1 coulomb from low potential terminal to high potential terminal। ठीक है, फटाफट उतारो पहले से। ओके, तो EMF हमने पढ़ लिया। EMF जो होता है दैट इज नॉट अ फोर्स, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। ऐसा यूनिट जो होती है EMF की वो होती है वोल्ट। वोल्ट को जब आप फुल लिखोगे तो V छोटा और अगर शॉर्ट में लिखोगे तो V बड़ा। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। ओपन सर्किट है हमारे पास, एक दे रखा है यहाँ पे ओपन सर्किट। तो देखिए ओपन सर्किट केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन हम फोकस करेंगे किस पे, बैटरी पे। बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो PD है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे है। किस पे है, और ये PD किसके बीच में है, बिटवीन द टर्मिनल्स। किसके बीच में है, बिटवीन द टर्मिनल्स। और यही मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा, बैटरी के EMF के बराबर होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैटरी का EMF होता है ओपन सर्किट में वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। देखिए जब भी आपका सर्किट ओपन होगा तो जो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो EMF होगा आपका। अब अगर आपने सर्किट क्लोज कर दिया है, क्या कर दिया है, क्लोज्ड, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सर्किट क्लोज कर दिया है यानी क्लोज सर्किट लिया है तो होगा क्या कि जो प्लस चार्ज है वो यहां से फ्लो कर जाएगा। किधर फ्लो कर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो Vmax बचेगा क्या, नहीं बचेगा, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, V हो गया है, जो कि किससे कम है, Vmax से। लेकिन अब भी EMF हमारा वही रहेगा, कौन सा, E। यानी अब भी EMF यहाँ पे क्या रहेगा, यही रहेगा, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस केस में क्या है, लेस देन है, किससे, EMF से। ओपन सर्किट में दोनों बराबर, क्लोज सर्किट में वोल्टेज कम। EMF पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्किट ओपन हो या क्लोज्ड हो, EMF की वैल्यू दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में मैक्सिमम था, किसके बीच में, टर्मिनल्स के बीच में, और इस केस में क्या हो गया है, ड्रॉप कर गया। क्या कर गया है, ड्रॉप। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओपन सर्किट केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम होता है और यही EMF की वैल्यू होती है।
क्लोज सर्किट में आपका ईएमएफ वही रहेगा जो ओपन सर्किट में था, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज फ्लो कर गया है। एक्चुअल में तो करता नहीं है, माइनस चार्ज ही करता है। और वी मैक्स से ये वी कम रहेगा और ओपन सर्किट में आपका ईएमएफ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो फटाफट बेटा उतार लीजिए। इसमें 2 पॉइंट और भी मैं ऐड कर देता हूँ। पहला ये कि जो ये अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, ये भूल गया मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये। सो दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो ईएमएफ होता है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप इसको कितना भी बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो, कितना भी घटा दो, ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स। लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच का, ये आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ही आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। V इज प्रोपोर्शनल टू R फॉर कांस्टेंट I। अगर आप चार्ज फ्लो को कांस्टेंट रख रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपन सर्किट के केस में जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा, लेकिन टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यही ईएमएफ होता है। क्लोज सर्किट में आपका ईएमएफ वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट चुका है थोड़ा सा। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, लेकिन ईएमएफ आपका रेजिस्टेंस पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात ये हमने पढ़ा था कि ईएमएफ किसकी वजह से बन रहा था, FN की वजह से। किसकी वजह से बन रहा था, FN, केमिकल बेस्ड फोर्स। यानी जो ईएमएफ होता है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड होता है, जबकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड होता है। ठीक है, ईएमएफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई लेना देना नहीं है, ये होता है केमिकल रिएक्शन बेस्ड। कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन बेस्ड। जबकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का था। क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा ईएमएफ होता है कॉज। क्या होता है, कॉज, और ये होता है इफेक्ट। यानी ये कारण है, क्या है, कारण, और ये क्या है, रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट। जब ईएमएफ नहीं होगा अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बनेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेंगे कहाँ से कहाँ, बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ, तो ईएमएफ वही ईएमएफ होता है, और उसी की वजह से आपका क्या बन रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा था। तो ईएमएफ जो है वो कारण है किसको पैदा करने का, पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करने का। ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है क्लोज सर्किट में, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। ओपन सर्किट चाहे क्लोज सर्किट हो, दोनों में सेम वैल्यू रहती है, जबकि इसमें चेंज होगी। ओपन सर्किट में ये मैक्सिमम रहता है, जबकि ये क्या रहता है, ड्रॉप हो जाता है। फटाफट उतार लो बेटा। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये दिया किसने था। सो दिस वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इन 1828, 1828 में दिया था। एंड दिस लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ, या हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ है ये। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। सो दिस लॉ इज एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ। स्टेटमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का, तो पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, से कॉपर का कंडक्टर है, कोई सा भी ले लो, सिल्वर ले लो। अब सिल्वर तो महंगा हो रहा है तो उसका तार तो बना नहीं सकते हम। सो मेरे पास एक कंडक्टर है कॉपर का, इसकी लंबाई है L। कुछ कंडीशंस हमने कांस्टेंट रखी हैं, कुछ कंडीशन हमने क्या रखी हैं, कांस्टेंट्स। जैसे टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे हम कंडक्टर का, ना ही चेंज होने देंगे। कोई स्ट्रेन का मतलब होता है कोई दबाव, इसमें कोई, इसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा ना हम पतला कर दें उसको। ठीक है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन में चेंज। किसमें चेंज, डायमेंशन में चेंज।
और बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको भी हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी जो अदर क्वांटिटीज़ हैं उनको हमें कांस्टेंट रखना है। जनरली यही होती है, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेन, ऐसा ना हो हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं या लंबा खींच रहे हैं तो स्ट्रेन आता है इसके अंदर। क्या आता है? स्ट्रेन। सो इसके जो दो एंड हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट। और क्योंकि एक कंडक्टर है तो जैसे इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट क्रिएट किया जाएगा, इसमें क्या फ्लो हो जाएगा? करंट, और वो करंट क्या होगा? I। और ये जो I करंट है किसके प्रोपोर्शनल होगा? V के। तो ये ओम्स ने कहा था। तो ओम्स ने क्या कहा था? द करंट फ्लोइंग, ध्यान से देखना बेटा, थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor। जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसके सिरों पर। किस पर? सिरों पर। प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड है? प्रोवाइडेड दैट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन आर केप्ट कांस्टेंट। ये चेंज होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है कि ओम्स लॉ का एक वेरिएबल जो होता है, जैसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो वेरी कर जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को हमें फिक्स रखना है। सो दिस इज द ओम्स लॉ। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। अभी तो हमने स्टेटमेंट लिख लो बेटा फटाफट पहले, फिर मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं इसका। स्टेटमेंट लिख लो। तो मैथमेटिकली देखते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो V है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि I जो है वो V पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट है। I V पे डिपेंड कर रहा है, V I पे डिपेंड नहीं करता। सो वी कैन सी दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। स्टेटमेंट हमारा यहाँ शुरू होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे हम यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए। तो वो होता है हमारे पास R। क्या होता है? R। सो यहाँ पे R क्या है आपका? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। इसको भी हम अभी देख लेंगे, ओम। ठीक है, सो दिस इज द ओम्स लॉ। सो दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, वोल्टेज, करंट, लेकिन जनरली होता क्या है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पे लेते हैं। कहाँ लेते हैं? वाई पे। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं। पढ़ा है ना, वाई बराबर एम एक्स होता है। यहाँ पे एक्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। वाई क्या होता है? डिपेंडेंट। तो जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे ले जाते हैं। हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे वी वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, आई को कहाँ ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। और अगर कंडक्टर है मेरा, क्या है? कंडक्टर, ये उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ, ये कंडक्टर्स के लिए, यानी ओमिक कंडक्टर्स भी कहते हैं इनको, या सिंपली कंडक्टर्स कह लेते हैं। तो उसके लिए ओम्स लॉ का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा।
क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी करंट पे, किसी भी वोल्टेज पे, ठीक है। सो ओमिक कंडक्टर केस में ये क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और नॉन ओमिक कंडक्टर यानी वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को हर एक वोल्टेज पे फॉलो नहीं करते, उनका ग्राफ लीनियर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, कर्व होगा। सो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालते हैं इसका, क्या निकालते हैं, स्लोप। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, इसकी वैल्यू से V1, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, I1। तो R बराबर क्या हो गया, V1 अपॉन में I1। अगर आप दूसरा पॉइंट भी लेंगे तब भी R सेम आएगा। क्या आएगा, सेम। सो R दूसरा स्लोप से निकाल सकते हो। अगर इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो स्लोप कितना होता है, जल्दी बोलो प्रेमलता, tan थीटा होता है। कितना होता है स्लोप, tan थीटा, ठीक है। और यही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो हमने फाइनली क्या देखा, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर R बराबर V अपॉन I, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ होता है ओम्स लॉ के लिए, वो ओमिक कंडक्टर के लिए, यानी वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होता है। और उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस। स्लोप का मतलब होता है V को I से डिवाइड करना है किसी भी पॉइंट पे, कोई सा भी पॉइंट उठा लो, और स्लोप बराबर tan थीटा, ठीक है। तो फटाफट डाल लो, उसके बाद अगले पोर्शन में हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे क्या होता है। प्रोडक्टिव रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में जो बाधा पहुंचती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने में जो बाधा पहुंचती है, चाहे वो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा हो या सेमी कंडक्टर के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे मैंने एक बनाया हुआ था ना, आपको याद है, कैसे करके बनाया हुआ था मैंने, ग्राफ सा डायग्राम बनाया हुआ था बड़ा अच्छा सा। दिस इज I, है ना। दिस इज R। R ऐसा जकड़ रहा है इसको, हैं, पैर नहीं है, R जो है जकड़ रहा है, फ्लो नहीं करने दे रहा। और ये क्या है मेरे पास, कंडक्टर, ठीक है, जकड़ रखा है। लेकिन भाई इसका दोस्त भी है एक, कौन है दोस्त, ये रहा है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पुश करेगा। चल जा भाई जा, ये V है, तो V तो कर रहा है पुश, किसको, करंट को कंडक्टर में, और R कस के रस्सी दबा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। यानी करंट का दोस्त कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। वही पढ़ा था ना हमने, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल, I प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल। और दुश्मन कौन, R, रेजिस्टेंस, ठीक है। सो स्टार्ट करो बेटा जरा, स्टार्ट ही है। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, बाधा पहुंचाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। जबकि जो पोटेंशियल होता है वो पुश करता है, बेटा जाओ जाओ आगे बढ़ो, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है उसको डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, या कई केसेस में सेल का रेजिस्टेंस है तो स्मॉल r से भी दिखाते हैं, लेकिन जनरली कैपिटल R से ही दिखाते हैं।
SI यूनिट जो होती है इज ओम। ओम सिंबल ये रहा ओम का, बहुत ध्यान से देखना कैसा सिंबल बनाया हुआ है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है ओम। तो ये ओम जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, वो साइंटिस्ट जो थे जॉर्ज साइमन ओम, उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पे दी गई है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसको अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले फटाफट इसको उतार लो, ठीक है। और आप ना मुझे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, देखें आपको आता है कि नहीं आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ मटेरियल। जो भी आपने मटेरियल लिया है उस पे बेस्ड होता है ये। सिल्वर का सबसे कम होता है रेजिस्टेंस, सिल्वर का लोएस्ट होता है, यानी ये बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, आपका बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर का सबसे लोएस्ट होता है तो बेस्ट कंडक्टर है ये। बाकी कुछ अलॉय होते हैं जैसे नाइक्रोम हो गया, मैंगनीज हो गया, इनका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, ठीक है। 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक ज़्यादा होता है, किससे? कॉपर वगैरह से। दूसरा है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या वायर। हम अभी टेम्परेचर ऑफ मटेरियल ले रहे हैं, मटेरियल में हमने वायर ले लिया से, उस पर डिपेंड करता है। कंडक्टर्स है, अगर कंडक्टर्स है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में है, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वहीं पे सेमीकंडक्टर केस में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है और इंसुलेटर को फर्क ही नहीं पड़ता, तो पहले से ही हाई होता है इतना ज़्यादा, ठीक है। तीसरा है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, यानी L, ठीक है। और होता क्या है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हमने 2 वायर लिए हैं सेम थिकनेस के, इसकी लंबाई है 1 मीटर, इसकी लंबाई है 2 मीटर। तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा, लेस रेजिस्टेंस, और इसका क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा। तो याद रखना जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना लंबा आपका वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। चौथा है मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए पर भी डिपेंड करता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली। इसका मतलब है जो मोटे वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो मैंने 2 वायर लिए हैं सेम लेंथ के, एक पतला लिया है और एक मोटा लिया है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो किसका रेजिस्टेंस? इसका एरिया ज़्यादा है, यानी ये एरिया ए ले लिया और ये स्मॉल ए ले लिया, तो स्मॉल ए कम है, कैपिटल ए क्या है? ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जिसका एरिया ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम, यानी जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है, और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो पतले वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो मोटे वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। तो जनरली आपने देखा होगा कि हम घरों में जब हमें हाई पावर चाहिए होती है और हाई पावर ट्रांसमिशन करना होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना होता है, तो हम मोटे वायर लेते हैं।
क्या लेते हैं, मोटे वायर। अब मुझे कूलर चलाना है तो मैं पतला वायर नहीं लूँगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। करंट फ्लो, अब करंट खींचेगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है तो एकदम से हीट ज़्यादा हो जाएगी और तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा। तो जहाँ पे पावर सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे हमें मोटी केबल लेनी होती है। कैसी लेनी होती है, थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए उनकी। तो आज समझ लीजिए, लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबा वायर मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मोटा वायर अगर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी उसका एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंबाइन कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, कंबाइन कर दिया दोनों को। कंबाइन का मतलब ये नहीं होता कि इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रो। सो आर इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, जहाँ पे रो जो है दैट इज कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी। आजकल रजिस्टिविटी के नाम से ज़्यादा फेमस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बोलते, अब इसको हम सिंपली रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन अब ये वर्ड हमने ड्रॉप कर दिया, अब नहीं यूज़ किया जाता ज़्यादा, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे हम। उतार लो इसको बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, इसका सिंबल होता है रो, RHO, रो। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which also depends on temperature। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करती है, टू फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर क्या है मटेरियल का, सिल्वर की सबसे कम होती है, सिल्वर हैज लोएस्ट रेजिस्टिविटी, और जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा, यानी वो बहुत अच्छा कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद कॉपर की होती है और उसके बाद होती है एल्यूमिनियम की। क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है इसलिए इनका इस्तेमाल जो है, खासकर इन दोनों का इस्तेमाल जो है वायर बनाने के लिए किया जाता है, वायर फॉर कंडक्शन। कौन सा कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, जो हमें पावर सप्लाई करनी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना होता है, उसके वायर्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। सिल्वर का क्यों नहीं करते हैं, जबकि सिल्वर तो बेस्ट है, क्योंकि फिर सिल्वर महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, काफ़ी कीमती होता है, तो उसके हम इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं बना सकते, बहुत महंगा आएगा। कॉपर का एल्युमिनियम से बहुत महंगा आता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा इसमें दो ऐसे भी हैं जिनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उसके बारे में नेक्स्ट में बताऊँगा। कॉन्स्टेंटाइन, मैंगैनिन एंड नाइक्रोम, ये वायर होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। जैसे नाइक्रोम जो है उसकी रेजिस्टिविटी 60 गुना ज़्यादा होती है, किससे, कॉपर से। किसकी, नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है, इट इज़ मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन। किससे बना होता है, निकल, क्रोमियम एंड आयरन से बना होता है। और जो हमारे हीटर होते हैं ना, हीटर खाना पकाने वाले, उनके एलिमेंट्स बनाए जाते हैं नाइक्रोम से। किससे बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स, जिसमें वो लाल हो जाता है एकदम से, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है तो हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो नाइक्रोम वायर्स जो है वो एलिमेंट्स बनाने के लिए, जो आपकी प्रेस होती है कपड़े प्रेस करने वाली, उसका जो अंदर एलिमेंट होता है वायर होता है, और जो खाना पकाने वाले हीटर होते हैं उनका जो वायर होता है, पानी गर्म करने वाली रॉड के अंदर भी एक वायर होता है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो इसका भी सेम रेजिस्टेंस के जैसा ही केस है। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर केस में उल्टा होता है, ठीक है।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होती है, रो की, तो जो रो की एसआई यूनिट होती है दैट इज, बताइए बेटा क्या होती है एसआई यूनिट है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट बताओ भैया, हैं, ठीक है, ओम मीटर। ओम मीटर होती है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओम मीटर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं मैं, आर बराबर रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। आर की यूनिट क्या आती, ओम, ओम बराबर इसकी यूनिट निकालनी है मुझे, लेंथ की यूनिट मीटर अपॉन में स्क्वायर मीटर, ये कट गया यहाँ से, ठीक है, मीटर इधर आ गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर आ गई, क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। सो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी कभी भी लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करती। जो भी आपका कंडक्टिंग वायर है उसकी डायमेंशन से, उसकी लंबाई से, उसकी मोटाई से कोई लेना देना नहीं होता, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का लेना देना होता है। तो रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए उसका, नहीं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और दूसरा नेचर क्या है मटेरियल का, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो फटाफट उतार लो बेटा ये।